Hello students, welcome to my channel Tech Science. My name is Zishan. आज फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखने लगा हूँ, वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। दोनों एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, इंटर कन्वर्टिबल है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को हम कुछ प्रैक्टिकल्स करके, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करके अभी प्रूव करते हैं। देखिए आप कि वर्क क्या चीज़ है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो समझो उसने कुछ वर्क किया। सेम अगर कोई बॉडी वर्क करने की एबिलिटी को रखता है तो उसके अंदर एनर्जी है। अब हम इसको इस छोटे से ना एक्टिविटी से इस चीज़ को प्रूव करते हैं। देखें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। देखें, मैं अपने हैंड से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स लगाने से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए, मैंने फोर्स लगाई और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये फोर्स लगाने से इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इसने क्या किया, वर्क किया। अब इसने वर्क किया तो इसके अंदर एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा वर्क एनर्जी के अंदर कन्वर्टेबल है, मतलब वर्क एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाता है। तो इसे मैं नीचे से यहाँ तक लेके आया हूँ, मैंने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, इसके अंदर यहाँ तक वर्क हो चुका है। अब वर्क की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ, तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसने नीचे की तरफ ही जाना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी क्या था, स्टोर था। सो वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। डियर स्टूडेंट्स, वर्क होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली वर्क डन तब होता है जब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कांस्टेंट फोर्स acts on a body and displacement is done in the direction of force। स्टूडेंट्स, हमने कांस्टेंट फोर्स लगाई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस्ड हुआ, तो आप इसे क्या कहोगे, ये वर्क डन है। देखिए, हमने एक छोटा सा ट्रॉली बनाया। इस ट्रॉली को एक पर्सन फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है अलोंग डी वो होता है एफ कॉस थीटा। अब जब इसने पोजीशन ए से मूव करना स्टार्ट किया और मूव करते हुए ये पोजीशन बी तक पहुंचा, तो इसने क्या कवर किया स्टूडेंट्स, इसने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। इसने किस चीज को कवर किया, डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। तो अगर मैं इस कंपोनेंट ऑफ फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ले लूं, तो प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ force and magnitude of displacement, magnitude of displacement is called work done। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। देखिए, इस सिनेरियो में मैंने आपको दो बातें बताई हैं। मैंने जिक्र किया कांस्टेंट फोर्स का। कांस्टेंट फोर्स तब होती है जब दो बातें फुलफिल हो रही हो। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास एक तो जो डायरेक्शन है उसका सेम होना ज़रूरी है, डायरेक्शन शुड बी सेम, और सेकंड नंबर पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को भी स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी तो फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट। फिलहाल हम वर्क डन को कांस्टेंट फोर्स के केस में ही डिस्कस कर रहे हैं। जब कांस्टेंट फोर्स एक बॉडी पर एक्ट करे और डिस्प्लेसमेंट हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आप उसको वर्क डन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो आ जाता है एफ कॉस थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, डी। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा। अब देखिए आप, कॉस थीटा आया हुआ है तो ये डॉट प्रोडक्ट वाला रिलेशन बन रहा है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी। सो वर्क डन का जो फार्मूला हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है वो इक्वल हो जाता है एफ डॉट
डी के। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वर्क डन का एक कांस्टेंट केस था। अब इससे अगर हम इसके यूनिट्स को निकालना चाहें तो जो वर्क डन है उसका यूनिट हमारे पास फोर्स के लिए न्यूटन लिख लेंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिख लेंगे, मीटर लिख लेंगे। और न्यूटन आपको पता है इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, और ये साथ में मीटर। मीटर जब मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी जो न्यूटन है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो इसका डायमेंशन इक्वल हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी हैज पावर -2। स्टूडेंट्स दोबारा देख लें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर, किलोग्राम की जगह पर एम, मीटर की जगह पर एल और सेकंड की जगह पर क्या आ जाएगा टी। सो डायमेंशन विल बी एम एल स्क्वायर टी हैज पावर -2। अब देखिए हमारे पास जो वर्क है वो मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ होता है। आपने देखा मैं थोड़ी देर पहले के ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर की तरफ लेके जा रहा था, सेम इट इज़ अगर मैं इस वाइट बोर्ड के ऊपर ऐसे दीवार को समझ के इसके ऊपर ऐसे मैं फोर्स लगाना शुरू कर दूं तो उस केस में वर्क डन होगा कि नहीं होगा, उस केस में वर्क डन होगा कि नहीं होगा। एक छोटा सा मेरे पास ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक बकेट, मैंने उसको ऐसे उठाया हुआ है, उसको ऐसे मैंने उठाया हुआ है। अब उस केस में देखिए फोर्स जो है मैंने ऊपर की तरफ लगाया हुआ है लेकिन मैं ठहरा हुआ हूँ, तो वर्क से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे इश्यूज हैं, तो उसके लिए हमें एंगल को समझना ज़रूरी है। अब आपको पता चल गया है क्योंकि वर्क जो है उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट है, तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करता हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा किया, इट इज़ 0, यहाँ पर 90, ये हो जाता है 180, 270 और 360। स्टूडेंट्स जब वर्क की बात करते हैं तो जब 0 से वर्क स्टार्ट होता है तो इस पॉइंट पर हमारे पास वर्क मैक्सिमम होता है। मूव करते करते जैसे हम 90 पर पहुंचते हैं तो हमारा वर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 90 से मूव करते हुए जब हम आते हैं 180 की तरफ तो जो हमारा वर्क है वो नेगेटिव होना शुरू कर देता है। अब 180 से जब हम 270 की तरफ आते हैं तो हमारा वर्क दोबारा से 0 होना शुरू कर देता है, और 270 से जब हम दोबारा 0 की तरफ जाते हैं तो हमारा वर्क आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैक्सिमम की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास वर्क डन का थोड़ा सा ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जब तक आप लेक्चर को नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट फोर्स के बाद वेरिएबल फोर्स का केस आता है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा हो। तो देखिए कोई भी आप वर्क स्टार्ट करते हो, स्टार्ट में हमारे बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होता है, काम करने के लिए एफिशिएंसी भी मशीन का ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है ना, तो जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हो वो ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, मतलब चेंज आता रहता है, कॉन्स्टेंट नहीं होती। तो हम ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नॉलेज है होना चाहिए कि वेरिएबल फोर्स होती क्या है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन कैसा होता है। इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स हमारे पास या तो डायरेक्शन को चेंज होना चाहिए, या तो डायरेक्शन को चेंज होना चाहिए, या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को चेंज होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ये दो बातों में से या दोनों बातें हो या एक बात कंपलसरी है इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट्स, अब वेरिएबल फोर्स क्या होती है, हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो तो हम ऐसी फोर्स को क्या कह देंगे, वेरिएबल फोर्स कह देंगे। अब इसका एक हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास, मैं कहता हूँ इसको कि ये वेरिएबल फोर्स है। अब कैसे वेरिएबल फोर्स है, ये हमारे पास हो गया अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस से मैं एक ऑब्जेक्ट को उठाकर एक हाइट पे लेके जा रहा हूँ, मतलब ज़मीन से इसको दूर लेके जा रहा हूँ, तो जितना जितना ये दूर जाएगा इसने डिस्टेंस कवर किया। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो फॉलो करती है एक लॉ को, उसे आप कहते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर
लॉ। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें ये बताता है कि जितना जितना अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट को उठा के आप दूर लेके जा रहे हो उतना ही ज़्यादा स्क्वायर टाइम्स फोर्स आपकी कम होती जाएगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें ये बताता है। अब हम एक ऑब्जेक्ट का वर्क डन करवा रहे हैं किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मैं एक छोटा सा फिगर प्लॉट करता हूँ। अब इस फिगर को देखें, हमारे पास ये है हो जाता है भाई पॉइंट ए और ये वाला हो जाता है हमारे पास पॉइंट बी। अब ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स पे फोर्स जो था वो कांस्टेंट नहीं था, वेरिएबल था। तो जो हमारे पास पाथ होगा वो इस तरह का होगा, क्योंकि एक अगर कांस्टेंट फोर्स होती तो सीधा पाथ आता, अब वेरिएबल फोर्स है तो इसलिए टेढ़ा पाथ मिल गया हमें। अब फोर्स क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट नहीं थी, हमने इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेना है ताकि यूं हो जाए कि उस छोटे पैच में जो वर्क था वो कांस्टेंट फोर्स के साथ था। हालांकि वर्क वेरिएबल फोर्स से हो रहा है, लेकिन इसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया और कंसीडर कर लिया हर छोटे सेक्शन में जो वर्क हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स से हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे कर लिया हमने, इसको डिवाइड किया ऐसे ऐसे ऐसे। आगे मजीद करने की बजाय मैं सो ऑन लिख देता हूँ ऐसे। अब देखिए मैं कहता हूँ यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है F1, जो इधर फोर्स लग रही है वो लग रही है F2, ये हमारे पास फोर्स लग रही है F3, सो ऑन। ये जो फोर्स लग रही है ये लग रही है Fn। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यहाँ पर एंगल है वो है θ1, ये जो एंगल है ये बन रहा है θ2, ये जो एंगल है ये बन रहा है θ3, ये जो एंगल है ये बन रहा है हमारे पास θn। देखिए इस सारे पाथ को हमने छोटे छोटे फोर्सेस में डिवाइड किया। अब जब हमारे पास F1 था तो इस सेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था वो था हमारे पास डेल D1। जब हमारे पास F2 था तो इस सेक्शन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट था वो था डेल D2। F3 में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट था वो था डेल D3 और सेम इस सेक्शन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाता है डेल Dn। देखें लास्ट सेक्शन में जब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब कंपोनेंट ऑफ फोर्स F1 का F1 cos थीटा, F2 का F2 cos थीटा, F3 का F3 cos थीटा, Fn का Fn cos थीटा। स्टूडेंट्स देखें, सेम F1 है तो इसके साथ cos थीटा, F2 है तो इसके साथ cos थीटा, F3 है तो इसके साथ cos थीटा, सेम Fn है तो इसके साथ भी क्या लिख दोगे आप, cos थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, F1 था तो θ1, F2 था तो θ2, F3 था तो θ3, Fn है तो थीटा के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, n आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आ गए हैं और हमारे पास क्या आ गए हैं, डिस्प्लेसमेंट आ गए। अब सिंपल सी बात है, हमने सिंपल इनका प्रोडक्ट लेते जाना है। अब देखिए हमारे पास मैं फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क 1। स्टूडेंट्स वर्क 1 क्या हो जाएगा, F1 cos θ1 डेल D1। आगे चलते हैं, डेल W2 इज इक्वल टू F2 cos θ2 डेल D2। डेल W3 देखते हैं, F3 cos θ3 डेल D3, सो ऑन। डेल Wn इज इक्वल टू Fn cos θn डेल Dn। अब हम इन सारे वर्क्स को ऐड करते हैं। वर्क टोटल इज इक्वल टू F1 cos θ1 डेल D1 प्लस F2 cos θ2 डेल D2 प्लस सो ऑन कर देता हूं मैं, Fn cos θn डेल Dn। देखिए स्टूडेंट्स, इन सारे वर्क्स को हमने ऐड कर दिया क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, वर्क टोटल चाहिए था। अब वर्क टोटल लिखने के लिए आम तौर पर जो हम सिंबल यूज़ करते हैं एडिशन के केस में, देखिए आप ये ऐड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन हो रही है। और जब एडिशन होती है तो एडिशन के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं और ये सिंबल क्या है, समेशन, सिग्मा भी इसे कहा जाता है। हमारे पास जो कॉमन चीज़ें हैं वो F है, फिर क्या कॉमन चीज़ है, cos थीटा, फिर कॉमन चीज़ इन सब में क्या है, डेल D। देखें
एफ कॉस थीटा डेल डी, एफ कॉस थीटा डेल डी, एफ कॉस थीटा डेल डी हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख लिया। चेंज किस जगह पे आ रहा है, 1 1 1 2 2 2 n n n, जहाँ पे चेंज था उस जगह पे हमने वेरिएबल स्टूडेंट्स आई रख दिया। अब ये जो वेरिएबल है हमें ये बताता है कि ये जो आई है ये शुरू हो रहा है 1 से और जा रहा है n पे, तो लोअर लिमिट जो है हम पुट कर देंगे 1 और अपर लिमिट क्या पुट कर देंगे n, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। तो ये एक तरीकाकार हुआ कि जब वर्क हमारे पास कांस्टेंट फोर्स से ना हो तो हम वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क के लिए छोटे छोटे फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के सेक्शंस को कांस्टेंट ले लेते हैं और टोटल्स को लास्ट में ऐड करके हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एक तरीका तो ये है। नेक्स्ट तरीका है बाय ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकली कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अगर ग्राफिकल वे में हमें शो करना हो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हुए हमारे पास y एक्सिस पर हम ले लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स और x एक्सिस पर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब वो कैसा होगा देखें, मैं कहता हूँ यहाँ तक हमारे पास होता है डेल d1, फिर मैं कहता हूँ ये हो जाएगा डेल d2, फिर मैं कहता हूँ ये हो जाएगा डेल d3, मैं कहता हूँ ये हो जाएगा डेल d4, सो ऑन, इसको कर लेते हैं डेल dn कर लेते हैं। ये 4 हो गया, वो क्या हो गया n। अब फर्स्ट केस में मैंने कहा कि हमारे पास जो फोर्स थी वो थी भाई इतना F1, सेकंड में मैं कहता हूँ वो फोर्स इतना हो गई थी, थर्ड में मैं कहता हूँ फिर इतना हो गई थी फोर्स, फोर्थ में कहता हूँ मैं फोर्स इतना हो गई थी, एंड में मैं कहता हूँ फोर्स इतना हो गई थी। तो हमने इन सारे पॉइंट्स को मिला देना और इनके नीचे हमने क्या ड्रा कर देने, बार्स ड्रा कर देने हैं। अब देखें ये हमें क्या मिल जाता है, एक शेडेड रीजन मिल जाता है। इस शेडेड रीजन के अंडर जो एरिया है, अगर हम उस एरिया को फाइंड कर ले बाय वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका सारा एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड कर ले तो हमें पता चल जाता है कि कितना वर्क है। तो ये सेकंड मेथड था जब हमें फाइंड करना होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट्स ये मैंने कोई जल्दी से वेरिएबल फोर्स को वर्क डन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करने की कोशिश की है, और अगर आप इस पे मज़ीद कोई आपका क्वेश्चन हो या आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, अपने चैनल का ध्यान रखिएगा।